प्यारे छात्रों, नमस्कार। आज मैं 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक नया जो वैज्ञानिक रूप से अन्वेषण किया हुआ एक रोबोट इस पाठ के बारे में मैं जानकारी लेने की चाहती हूँ कि रोबोट एक कहानी है। कहानी के रूप में और रोबोट का परिचय हमें दिलाया है। आजकल वो कौन सा युग है? आजकल वैज्ञानिक युग में तीಚಿನ वैज्ञानिक युगದಲ್ಲಿ ಅದು इंटरनेट का युग है। आज का युग तो इंटरनेट का युग है। वो मानव ने रोज एक ना एक संशोधन कर रहे हैं और नवीकरण आ रहे हैं। ऐसे जो मानव करने वाले कामों को रोबोट के द्वारा आज हम करवाए जा रहे हैं। जो रोबोट ने वो मनुष्य के समान काम कर रहे हैं। ऐसे एक रोबोट के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जो एक पाठ है रोबोट, ये 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोट इस पाठ को विद है कहानी। रोबोट इस कहानी का कहानीकार या लेखक डॉक्टर प्रदीप मुखोपाध्याय आलोक। डॉक्टर प्रदीप मुखोपाध्याय आलोक जी है। उसका अनुसार वो रोबोट जिस तरह वो मशीन है, जो मशीन के द्वारा जो हम कोई भी काम करवा सकते हैं, ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ के बराबर नहीं हो सकता। ಮಾನವನಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಅದು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪಾಠದ ನಮಗೆ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ। मशीन कभी भी मनुष्य का स्थान नहीं ले सकता। मशीन तो मशीन है, वो मानव के बराबर नहीं हो सकता है। सभी वो मशीन कभी भी मनुष्य का स्थान नहीं ले सकता। ऐसे ही रोबोट कितने भी काम कर रहे हैं वो मनुष्य के बराबर नहीं हो सकता है। मनुष्य का महत्व कभी भी कम नहीं हो सकता। ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ। तो इस पाठ का आशय क्या है? पाठ का आशय है रोबोट। तो आज हम वैज्ञानिक युग में रोज एक ना एक अन्वेषण हो रहा है। ईरान ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ। जो पहले हम मोबाइल को और टेलीफोन को, उसके बाद दूरदर्शन और कंप्यूटर, और आजकल वो रोबोट, और घर में सुबह से शाम तक जो भी चीज हम उपयोग कर रहे हैं, जो सभी चीज वो वैज्ञानिकों का आविष्कार है। जो जितना भी इन विज्ञान से अच्छाई है उतना ही बुराई भी है। लेकिन अब उसमें जो अच्छाई है वो दूरदर्शन में हो या इंटरनेट में हो, किसी भी वस्तु में जो वैज्ञानिक आविष्कार का चीज है ना, उसमें अच्छाई भी होते हैं, बुराई भी होती है। लेकिन हम किस तरह श्रीराम सपक्षी की तरह वो अच्छाई को लेकर बुराई को छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही इस मशीन के युग में, जो आजकल का युग यांत्रिक युग ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, मशीन का युग है। और इस मशीन के युग में वो एक रोबोट वो मनुष्य के बराबर जिस तरह काम कर रहे हैं, इसे ही एक रोबोट पाठ से हमें यह जानकारी मिलती है। और पाठ का आशय है सक्सेना परिवार नौकर साधारण को निकालकर रोबोनिल को नियुक्त करते हैं। ये रोबोनिल एक रोबोट का नाम था। वो सक्सेना
उन्हें पता चलता है कि साधोराम की अब छुट्टी कर दी जाएगी। रोबोनिल को मुलाकात और एक रोबोद्वीप से मुलाकात हुई और रोबोद्वीप से मुलाकात होने पर उसको मालूम हुआ कि सक्सेना परिवार ने साधोराम को छुट्टी दिलाकर हमें काम दिया है। ಅವನಿಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ रोबोनिल को मालूम हो गया। उसकी नौकरी चली जाएगी। रोबोनिल और रोबोद्वीप अपने संघर्ष के द्वारा धीर सक्सेना को मजबूर करते हैं कि साधोराम को दोबारा नौकरी पर रखी जाए। रोबोनिल और रोबोद्वीप ये दोनों बातचीत करके बहुत संघर्ष करके ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿ पुनः धीर सक्सेना के घर में वो साधोराम को दोबारा नौकरी पर रखने की मजबूर की। किसकी वजह से? और रोबोनिल और रोबोद्वीप की वजह से। अंत में रोबोद्वीप खुश होता है कि उनसे इंसानों को कोई नुकसान नहीं झेलना चाहिए। और रोबोद्वीप ये भी एक रोबोट है। रोबोट को साधारण पुनः सक्सेना का घर में रखने के बाद बहुत खुश होता है, क्योंकि वो समझता है कि हम मशीन वालों से वो इंसान को कोई नुकसान नहीं हो। ನಮ್ಮಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ नष्ट ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ये मशीन वाले रोबोटों का विषय है। इस तरह और जिस तरह रोबोनिल और रोबोद्वीप ने संघर्ष किया और रोबोट की कितनी आवश्यकता है, इन सभी को इस पाठ में अब हम देखेंगे। इसके पहले इस पाठ में आने वाले कुछ नए शब्दों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। खतरनाक, भयजनक, नाते, संबंध, तहत, अंतर्गत, समावेश, शामिल करना, ऐतराज, आपत्ति, नब्ज, नाड़ी, पारंगत, निपुण, कार्मिक, कर्मचारी, मुस्तौजी, तत्परता। और इस पाठ का वो शब्दार्थ है। तो आगे अब हम इस पाठ से क्या सीख मिलती है, इस पाठ से हमें क्या संदेश देता है वो देखेंगे। रोबोट, इस पाठ का लेखक है डॉक्टर प्रदीप मुखोपाध्याय आलोक जी हैं और एक कौन सी साहित्यिक विधा है और रोबोट कहानी है। छात्रों को इस पाठ के द्वारा समझाया जाता है कि मशीन कभी भी मनुष्य का स्थान नहीं ले सकता। वो मनुष्य का स्थान कभी भी नहीं ले सकता और मनुष्य का महत्व कभी कम नहीं हो सकता। और जितना भी बुद्धिमंत होने पर भी वो मनुष्य का स्थान तो नहीं ले सकता। ಆ ಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜಾಗವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ। और मनुष्य का महत्व, आ मानवನ महत्व कभी भी कम नहीं होता। ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। मशीन तो मशीन है, इंसान तो इंसान है। मशीन मशीन है, इंसान इंसान। तो आगे पाठ की ओर चलेंगे। वर्षों से सक्सेना परिवार में काम कर रहा था साधोराम। उस साधोराम नाम का एक नौकर था। उन्होंने सक्सेना परिवार में काम करता था। वो वर्षों से ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಧಾರಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ನೌಕರ ಶ್ರೀಮಂತನಾದಂತ सक्सेना धीर सक्सेना मನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ। अचानक एक दिन चलती बस से गिरकर उसे खतरनाक चोट आ गई। इसे एक दिन अचानक इधर-किधर एक चलती
चलती बस से उतारन बसिंदा गिर कर उसे खतरनाक चोट आ गई। आगे उतारन बस बिದ್ದು ಅವನಿಗೆ बड़ा ಗಾಢವಾದ गायवागिತ್ತು। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। साधन को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा क्योंकि खतरनाक चोट आ गया था। और साधारण तो धीरज सक्सेना के परिवार में काम करने वाला लोग था। सक्सेना परिवार बहुत बड़ा था। उसमें बेटे बेटियां नाती पोतों से घर में हमेशा रौनक और चहल पहल बनी रहती। धीरज सक्सेना का परिवार में बहुत बड़ा था। उसके घर में बेटे बेटियां नाती ಮೊಮ್ಮಗಳು ಪೋಥೋ ಮೊಮ್ಮಗ ಪೋತ್ ನಾತಿ ಮಗಳ ಮಗ पोथा मगन मगा नाती पोतों से घर हमेशा रौनक सडगरದಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು, उल्लासभरितವಾಗಿತ್ತು। साधारण के अस्पताल पहुंच जाने से सभी की तकलीफें बढ़ गई। जो अनेक वर्षों से साधारण सक्सेना के घर में घर का काम कर रहा था, अचानक उन्होंने अस्पताल होने से सभी तकलीफें ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು। धीरज सक्सेना से परिवार वालों को यह दुख नहीं देखा गया। वो सभी तरह से वो सब काम साधारण कर रहा थे, लेकिन अचानक अस्पताल पहुंचने पर सबका काम अस्त व्यस्त होने लगा। धीरज सक्सेना को परिवार वालों की इसी दुख को देखकर तभी परिवार के मुखिया के नाते उन्होंने कोई फैसला किया। जो परिवार वालों की दुखी और ಮನೆಯ ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ। इस फैसले के तहत अगले रोज वे रोबोटिक्स कॉर्पोरेशन के कार्यालय जा पहुंचे। उन्होंने एक सोच किया, एक फैसला किया कि तहत फैसले के अंतर्गत तहत का अर्थ है अंतर्गत फैसले के अंतर्गत अगले दिन उन्होंने कौन सी कार्यालय रोबोटिक्स कॉर्पोरेशन के कार्यालय जा पहुंचे। उन्होंने सोच किया हमारा घर बड़ा है, बहुत काम है, असाधारण ना होने के कारण घर वालों को बहुत तकलीफ हो गए हैं, इसलिए उन्होंने फैसला किया और रोबोटिक्स कॉर्पोरेशन के कार्यालय जा पहुंचे। वर्ष 2030 के नवंबर का महीना था। जो आगे की एक भविष्य काल के बारे में सोचते हुए वह एक पाठ है। 2030 के नवंबर का महीना था। दफ्तर अभी खुल ही था। ಆಗತಾನೆ ತೆರೆದಿತ್ತು। एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से दफ्तर के फर्श को साफ कर रहा था। वो सक्सेना रोबोटिक्स कॉर्पोरेशन कार्यालय पहुंचे। अभी अभी खुल रही थी। एक रोबोट वहां वैक्यूम क्लीनर से दफ्तर के फर्श को साफ कर रहा था। रोबोट वैक्यूम क्लीनर इट्ಕೊಂಡು ನೆಲವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು। ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ ಕೃತ್ರಿಮ ಬುದ್ಧಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृतक बुद्धि कंप्यूटर विथ कृतक बुद्धि ಅಂದ್ರೆ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
आ उन रोबोटಗಳಲ್ಲಿ का समावेश रोबोट में करने में सफल हो गए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसमें लगाने का सफल करने में सफल हो गए थे। कुछ रोबोटों में तो मानवीय संवेदना के गुण पैदा करने में भी कंप्यूटरवादों को एवं रोबोटिक वैज्ञानिकों को सफलता मिली थी। मानवीय संवेदना का गुण पैदा करने में भी इन रोबोटों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ जो संवेदना मानवीय संवेदना गुण भी उसमें बनने का फैसला किया है और उसको बढ़कर सफल भी हो गया है। कंप्यूटर एवं रोबोटिक की वैज्ञानिकों को सफलता मिली थी। ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾನವೀಯ ಸಂವೇದನಾ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳು ಇರ್ತವೆ। ಇದು ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೃತ್ರಿಮ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसमें भरा है, उसमें मानवीय संवेदन गुणों को भी भरा है। और सक्सेना ने किस कार्यालय जहाँ पहुंचे हैं? रोबोटिक्स कॉरपोरेशन में पहुंच गया है। क्यों गए हैं? क्योंकि उसके घर में वर्षों से एक साधुराम नाम का नौकर काम कर रहा था और अचानक खतरनाक चोट आ गया, इसलिए उन्होंने उनको अस्पताल में भरना पड़ा और उसकी साधारण ना होने के कारण उसका सारा घर का सारा काम अस्त व्यस्त हो गया था। इसलिए सक्सेना ने सोचा और फैसला किया और घर के परिवार का नाता होने के कारण फैसला किया और रोबोट को लाए। घर का काम करने के लिए मने ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು रोबोट ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ उन्होंने रोबोटिक्स कॉरपोरेशन के कार्यालय पहुंचे और उस कार्यालय पहुंचते ही एक रोबोट ने वैक्यूम क्लीनर को लेकर और दफ्तर के फर्श को साफ कर रहा था। ऐसे ही सभी उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुण को भरा है और मानवीय संवादन गुणों को भी पैदा करने में भी कंप्यूटर और रोबोटिक वैज्ञानिकों को सफलता मिली थी। और आगे साधारण काउंटर पर बैठे एक रोबोट ने ही धीरज सक्सेना का स्वागत किया। और रोबोटिक कॉरपोरेशन कार्यालय में सभी काम करने वाले सभी व्यक्ति इंसान नहीं थे, वो रोबोट थे। उस ऑफिस का साफ करने वाला भी एक रोबोट था और काउंटर में भी एक रोबोट बैठा था। काउंटर पर बैठे एक रोबोट ने ही धीरज सक्सेना का स्वागत किया। अन्ना बरमाड़ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, जी श्रीमान, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? धीरज सक्सेना को स्वागत करते हुए उनसे कहते हैं, श्रीमान जी आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? धीरज सक्सेना ने जवाब दिया और बोले, मुझे घरेलू कामकाज करने के लिए एक बुद्धिमान रोबोटों की जरूरत है। घरेलू कामकाज करने के लिए मने ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ रोबोटನ आवश्यकತೆ ಇದೆ। घरेलू कामकाज करने के लिए एक बुद्धिमान रोबोटों की आवश्यकता है। उनका उत्तर सुनकर काउंटर पर बैठा रोबोट बोला, लेकिन घरेलू कामकाज के लिए बुद्धिमान रोबोट क्यों? वो घर का काम करने के लिए इतना बुद्धिमान रोबोट क्यों चाहिए आपको? आप साधारण रोबोट से भी काम चला सकते हैं। कोई घर का काम करने के लिए साधारण रोबोट को खरीद लीजिए, उससे भी काम चला सकता है। और सामान्य रोबोटिंदने ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೆಲಸ आಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ काउंटर में बैठे रोबोट ने कहा।
चाहिए। ನನಗೆ बुद्धिमान रोबोटे ಬೇಕು, क्योंकि मेरे नाती पोतों का उम्र कराने के लिए, हमारा घर बड़ा परिवार है, हमारे घर में नाती पोता और बेटा बेटियां सभी हैं, इसलिए घर का काम करने के साथ साथ नाती पोतों का उम्र कराना, नाती पोता उम्र ಮಾಡಿಸಬೇಕು और उसके साथ वर्ड प्रोसेसर पर मेरा काम संभालने के लिए भी, उसके साथ मेरा काम वर्ड प्रोसेसर का काम भी करने के लिए मुझे बुद्धिमान रोबोट की बहुत जरूरी है। और काउंटर पर बैठे रोबोट ने कहा, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, जब आप ज्यादा कीमत चुकाकर बुद्धिमान रोबोटों की सेवाएं लेने के लिए तैयार ही है, तो हमें भला क्या एतराज हो सकता है। आप बुद्धिमान रोबोटों को लेकर जाने के लिए तैयार हैं और ज्यादा पैसे देकर बुद्धिमान रोबोटों की लेने के लिए आप तैयार हो, तो इसमें हमारा एतराज नहीं है। ನೀವೇ ಇಷ್ಟು ಬಹಳ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ರೋಬೋಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇನೋ ಆಪತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ काउंटर पर बैठे रोबोटों ने किसको कहा, धीरज सक्सेना को कहा। धीरज सक्सेना को एक रोबोट बहुत ही व्यवहार कुशल और चालाक लगा। एक रोबोट को देखता है वो बहुत ही व्यवहारिक कुशल और चालाक एक रोबोट देखा। सचमुच ग्राहक की नब्ज पकड़ने की कला में वह पारंगत लगता था। नाड़ी नब्ज नाड़ी ಗ್ರಾಹಕರ ನಾಡಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಲೆನೂ ಸಹ ಅದು पारंगतना ಹೊಂದಿತ್ತು। ऐसे ही एक बुद्धिमान रोबोट को धीरज सक्सेना ने खरीद लिया। उस दिन दोपहर को ही कंपनी के एक कार में जो एक रोबोट ही था, सक्सेना परिवार में काम करने के लिए रोबोट को छोड़ गया। जिस रोबोट का ऑर्डर धीरज सक्सेना ने दिया था उसका नाम था रोबोनिल था। जो एक रोबोट ही था, सक्सेना परिवार में काम करने के लिए रोबोनिल को छोड़ गया। ಅವರ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ರೋಬೋಟ್ ಅದನ್ನ ರೋಬೋನಿಲ್ ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ। ಈ रोबोट का ऑर्डर धीरज सक्सेना ने मारा। उस रोबोट का नाम था रोबोनिल। धीरज सक्सेना ने जो रोबोट का खरीदा है, जो बुद्धिमान रोबोट को खरीदा है, उसका नाम था रोबोनिल। धीरज सक्सेना ने क्यों बुद्धिमान रोबोट को खरीदा है? क्योंकि घर का काम करने के लिए, नाती पोतों का उम्र कराने के लिए और धीरज सक्सेना का वर्ड प्रोफेसर का काम करने के लिए वो बुद्धिमान रोबोटों को खरीदा। उस रोबोट का नाम था रोबोनिल। रोबोनिल के घर में आ जाने से सभी ने राहत की सांस ली। रोबोट को लेकर वो घर आ गया। सभी ने मनेल्लरू बहुत तकलीफ पड़ा था, परेशान हो गया था। आगे तना नोड़ी राहत की सांस ली। सुबह नाश्ता खराने ಏನೇನು ಕೆಲಸ रोबोट ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ सुबह नाश्ता खराने, मेहमानों के स्वागत में द्वार खोलने, घर के छोटे बच्चों को कहानियां सुनाने, बच्चों को उम्र में मदद करने तथा धीरज सक्सेना के वर्ड प्रोसेसर पर काम करने के अलावा शाम को परिवार के पालतू कुत्ते शेरों को घुमाने का काम भी पूरी मुस्तैदी के साथ करने
लगा था। ಮುಸ್ತಾಯಿಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ತತ್ಪರದ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ धीरज सक्सेना उस रोबोट को आ रोबोट अन्न मनेगे तर्ताने। आ रोबोट का काम क्या था ಅಂದ್ರೆ पहले सुबह नाश्ता खराने ಬೆಳಗಿನ नाश्ता ಮಾಡೋದು और मेहमानों को स्वागत करने और द्वार खोलने, घर में छोटे बच्चों के होमवर्क कराने, कहानियां सुनाने और धीरज सक्सेना का वर्ड प्रोफेसर का काम भी करने। इसके अलावा अल्लावे शाम के समय उसमें जो एक पालतू कुत्ता था, धीरज सक्सेना के घर में एक पालतू कुत्ता था, उसका नाम था शेर। उस शेरों को घुमाने का काम भी पूरी बहुत श्रद्धा से वो काम करते लगने लगा। आगे ಮನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿತ್ತು। संजय ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ उसका धीरज सक्सेना के पालतू कुत्ते का नाम था शेरू। उसका घुमाने का काम भी वो बहुत इंटरेस्ट से करने लगा था। रोबोनिल रोज शाम को शेरों को टहलाने के लिए ले जाता था, घुमाने के लिए और टहलाने के लिए शेरों को ले जाता था। ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात रोबो द्वीप से हो गई। देखिए रोबो द्वीप में किससे मुलाकात हुई? रोबो द्वीप से मुलाकात हुई। रोबो द्वीप उसी मोहल्ले में रहने वाले शर्मा परिवार के कुत्ते जबरू को घुमाने आया करता था। उसी मोहल्ले में अदे एरियादल्ली वो शर्मा परिवार अंदर उसमें भी एक कुत्ता था, उसका नाम था जबरू। वो जबरू को लेकर घुमाने आया था। दोनों रोबोटों के बीच दोस्ती हुई तो शेर और जबरू भी आपस में हिल मिल गए। सक्सेना ಪರಿವಾರದ ಆ ರೋಬೋಟ್ನ ಹೆಸರು ರೋಬೋನಿಲ್, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಾಯಿಯ ಹೆಸರು शेरू। ಅವನ್ನ शाम के समय टहलाने के लिए आता है। तब उसका मुलाकात रोबो द्वीप ಅನ್ನೋ ಶರ್ಮಾ ಪರಿವಾರದ ಮನೆಯ ರೋಬೋಟ್ನ ಹೆಸರು, ಅವಳು ಸಹ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ನಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಜಬರು। ಇದನ್ನ घुमाने के लिए आए थे। और रोबोनिल और रोबो द्वीप का मुलाकात हुई और शेरू और जबरू भी आपस में मिलजुल गए। रोबोनिल की तरह रोबो द्वीप भी एक बुद्धिमान रोबोट था। बातों में एक दिन रोबो द्वीप ने रोबोनिल को बताया, जानते हो रोबोनिल, तुम्हारे आने से पहले सक्सेना परिवार में कौन काम करता था? एक रोबो द्वीप एक बुद्धिमान रोबोट था। रोज शाम इन दोनों का मुलाकात हुआ। रोबोनिल और रोबो द्वीप का मुलाकात हुआ। उस समय रोबो द्वीप ने रोबोनिल से बताया, तो आप जो सक्सेना घर आए हैं, तुम आने से पहले इसके परिवार में एक साधुराम नामक एक नौकर था, उसको चिट्ठी देकर आपको रखा है तेरी रोबो द्वीप रोबोनिल के ಹೇಳುತ್ತೆ। ನೀನು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧೋರಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ನೌಕರ ಇದ್ದ, ನೀವು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದಮೇಲೆ ಆ ಸಾಧೋರಾಮನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ रोबोनिल की विषय ಹೇಳುತ್ತೆ। रोबोनिल को इस बारे में कुछ पता नहीं था, इधर ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। वह बोला, नहीं तो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, पर तुम्हें किसने बताया? ನನಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? मैंने शर्मा
सक्सेना परिवार दोनों परिवार में जो बातचीत हुई, तब ये विषय हमें मिला। साधुराम नाम का सेवक एक बस दुर्घटना में घायल होकर किसी अस्पताल में है। ये दोनों परिवार वालों ने बातचीत करते समय मुझे यह मालूम हो गया कि साधुराम नाम का एक नौकर दुर्घटना में बस चलती ही बस से गिरकर वो दुर्घटना में होकर घायल होकर उन्होंने अस्पताल में है ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು। सो तो ठीक है, पर इसमें खास बात क्या है? ठीक होकर वह दोबारा सक्सेना परिवार से आ जुड़ेगा। ಆಗ ರೋಬೋನಿನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೌದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದ್ರೆ वो अस्पताल में है, अब अस्पताल में है वो ठीक होकर ಸರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ सक्सेना परिवार ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ರೋಬೋನಿನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ। नहीं रोबोनिन, यही तुम गलत हो। तुम्हारे परिवार के मुखिया धीरज सक्सेना की शर्मा साहब से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि वह अब साधुओं की छुट्टी करने वाले हैं। रोबोनिन, मुझे गलत समझा है। ನಿಮ್ಮ सक्सेना परिवारदವರು धीरज सक्सेना की शर्मा साहब से मुलाकात हुई और तब बताया है कि साधारण की छुट्टी करने वाले हैं। सुनकर रोबोनिन चौंक गया, बोला, क्या कहा तुमने? वो लोग साधारण को छुट्टी करने वाले हैं? पर क्यों? साधारण बिस्तर आदि याके? इसलिए कि तुमने बहुत बात गया हो। बूढ़े साधुओं को दौड़ा महावाज लेकर वे उसको घाव भिजवा देंगे। ಈಗ ನೀನು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆಯಾ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, लेकिन साधन तो बूढ़े हो गए हैं। ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ मुहावाज तत्पर मुहावाज वो उनका मौली ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ। उसको ಆದ್ರಿಂದ उसको घाव भिजवा देंगे। ನೀನು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಧುರಾಮನಿಗೆ ನನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಆ रोबोनिनಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತು। आप इन प्रश्नों को उत्तर देना। वर्षों से सक्सेना के परिवार में कौन काम कर रहा था? ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? कौन? वर्षों से सक्सेना के परिवार में साधु राम नामक एक नौकर काम कर रहा था। और दूसरा, एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से क्या साफ कर रहा था? ಏನನ್ನ ಅದು ಸ್ವಚ್ಛ ಬಳಸ್ತಿತ್ತು। और दफ्तर के क्या? इस प्रश्न की जगह दफ्तर ಅಂದ್ರೆ कचेरी, दफ्तर के फर्श ಅಂದ್ರೆ नेला, दफ्तर के फर्श को वो साफ कर रहा था। एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से दफ्तर के फर्श को साफ कर रहा था। रोबोनिन की मुलाकात किससे हुई? रोबोनिन की मुलाकात किससे? और एक शर्मा परिवार के रोबोट, इसका नाम था रोबोदीप, और रोबोदीप से मुलाकात हुई। रोबोनिन की मुलाकात रोबोदीप से हुई। वर्षों से सक्सेना के परिवार में कौन काम कर रहा था? साधुराम। उसको छुटकारा लेकर रोबोट को लाया है। उस रोबोट का नाम था रोबोनिन, और उसमें घर में पालतू जानवर कुत्ते का नाम था शेरू। और रोबोट को क्या कर रहा था? दफ्तर के फर्श को साफ कर रहा था। और वर्मा परिवार
कार से संबंधित कुछ गृह कार्य का प्रश्न है। पहला, साधारण को क्या हुआ था? दूसरा, वीर सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की जरूरत क्यों थी? ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆ बुद्धिमंता रोबोटे ಬೇಕಿತ್ತು? घर का काम करना हो तो